गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा ऑनलाइन वीडियो का टॉपिक बीए पार्ट प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित है। भारतीय संस्कृति के मूलाधार जो हमारे पेपर का नाम है, इसमें हम स्थापत्य कला के तहत आज हम मुग़ल स्थापत्य कला के संबंध में अध्ययन करेंगे। पहली ही स्लाइड में मैंने बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है और जो कि मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया है और ये विश्व का सबसे अधिक ऊंचा दरवाज़ा है। इसका फ़ोटो मैंने पहली ही स्लाइड में परिचय के रूप में इंसर्ट किया है ताकि इस भव्य दरवाजे से हम मुग़ल स्थापत्य कला के संबंध में हम थोड़ा परिचित हो सकें। मुग़ल सम्राट जो है स्थापत्य कला के प्रेमी थे। उन्होंने स्थापत्य कला को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। मुग़ल काल में ईरानी और हिंदू स्थापत्य शैली के समन्वय द्वारा मुग़ल शैली का उद्भव और विकास हुआ। फर्ग्यूसन ने मुग़ल स्थापत्य शैली को विदेशी माना है, जबकि हेवेल इसे देसी और विदेशी शैलियों का सम्मिश्रण मानते हैं। वस्तुतः मुग़ल स्थापत्य शैली विभिन्न शैलियों का एक सुंदर सम्मिश्रण थी। इसे इंडो फारसी या हिंदू मुस्लिम कला शैली भी कहा जा सकता है। हम मुग़ल स्थापत्य शैली की कुछ सामान्य विशेषताएं इसकी इमारतों में देखने को आती है, स्थापत्य स्मारकों में हमें प्रकट होती है, जैसे ऊंचे एवं गोल गुंबद, भवनों के किनारे पतले स्तंभ या मीनारें, भवनों में रंग बिरंगी पच्चीकारी जो हमें इत्मादुद्दौला के मकबरे में पहली बार देखने को मिलती है। भवनों में सुंदर नक्काशी का प्रयोग, विशाल और खुले प्रवेश द्वार, दृढ़ता एवं विशालता, ये मुग़ल स्थापत्य कला की सामान्य विशेषताएं हैं जो हमारे सामने प्रकट होती है। सबसे पहले हम देखते हैं भारत में मुग़ल राज्य के संस्थापक बाबर युगीन स्थापत्य कला। वैसे बाबर को भारत में बहुत कम समय मिला। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके उसने आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार करके मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी और 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस अल्पकाल में भी उसका अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत हुआ। 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध, यानी जब तक वो भारत में रहा मुग़ल साम्राज्य को स्थापित करने और उसे सुरक्षित करने के लिए युद्ध ही करता रहा। यद्यपि वो स्थापत्य का काफ़ी रुचि रखता था स्थापत्य में बाबर, फिर भी उसे ज़्यादा समय भारत में अपने इस शौक़ के लिए नहीं मिल पाया। फिर भी उसने आगरा, बयाना, धौलपुर तथा ग्वालियर में अनेक स्नानागार, बाग, तालाब, कुएं तथा फव्वारे बनवाए। उसके शासनकाल में उसके एक सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। पानीपत के काबुली बाग की मस्जिद तथा फतेहगढ़ एवं संभल की जामा मस्जिद जो अभी भी विद्यमान है, बाबर के स्थापत्य की एक प्रकार से कहानी कह रही है। इन बाबर की इमारतों में विशालता तो है मगर उसके शिल्प का सौंदर्य इनमें दिखाई नहीं देता। शायद इसका कारण बाबर को कम समय मिलना रहा, हम मान सकते हैं। इसके बाद बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं मुग़ल गद्दी पर आसीन होता है। हुमायूं भी कला प्रेमी था मगर उसका पूरा जीवन युद्धों में बीता और अंतिम समय में शेरशाह सूरी
से हारने के बाद उसे भारत छोड़ना पड़ा। उसे स्थापत्य क्षेत्र में कार्य करने का ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। फिर भी उसने दिल्ली में दीन पनाह नाम से एक महल का निर्माण करवाया, जिसे बाद में शेरशाह सूरी ने नष्ट करवा दिया था। उसने आगरा, फतेहाबाद एवं दिल्ली में मस्जिदें बनवाई तथा दिल्ली के पुराने किले में एक पुस्तकालय भी उसने बनवाया। मुगल स्थापत्य की वास्तविक शुरुआत हम अकबर के शासनकाल से मान सकते हैं। 1556 से 1605 ईस्वी तक लगभग आधी शताब्दी तक भारत में शासन करने वाले अकबर ने न केवल मुगल राज्य को शक्तिशाली बनाया, एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था का निर्माण किया, वरन स्थापत्य के क्षेत्र में भी उसने अनेक ऐसे स्मारक छोड़े जो आज भी उसकी याद दिलाते हैं। अकबर एक महान भवन निर्माता था और इस क्षेत्र में काफ़ी रुचि भी रखता था। अबुल फजल इस संबंध में अकबरनामा में लिखता है कि सम्राट स्वयं सुंदर भवनों की योजना बनाकर अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचारों को पाषाण एवं मिट्टी के आवरण से सुसज्जित करता है। इससे पता चलता है कि अकबर स्वयं भवनों के नक्शे बनाता था और रुचिपूर्वक उनमें फेरबदल करवाते हुए उनकी निरंतर निगरानी करता था और उनके साज सज्जा में वह विशेष रुचि लेता था। अकबर के काल की जो इमारतें बनी उनमें अधिकांश लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है और इसके समय में स्थापत्य की एक नई शैली हमारे सामने आती है, जिसे डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव राष्ट्रीय स्थापत्य शैली के नाम से पुकारते हैं। अकबर के काल का जो पहला स्मारक हमारे सामने आता है वो हुमायूं का मकबरा है, जो आज भी दिल्ली में शान से खड़ा है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। चार बाग विधि यानी चारों ओर उद्यान और बीच में ये मकबरा खड़ा है, जो अकबर के शासनकाल में उसकी माता हमीदा बानो के निरीक्षण में 1564 ईस्वी में मिर्ज़ा गयास बेग द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। हुमायूं के इस मकबरे का मेहराब युक्त विशाल मंडप फारसी शैली का तथा सुंदर छतरियों वाला कलात्मक मंडप भारतीय शैली का प्रतीक है। यह एक विशाल इमारत है जिसमें बाद में 1857 के सत्ता संग्राम के दौरान अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने इसमें शरण ली थी और यहीं से उनको अंग्रेज अधिकारी हडसन ने गिरफ्तार किया था। अकबर ने कई किलों का निर्माण करवाया। उसने आगरा में लाल किले यानी लाल पत्थर से बना हुआ एक किला बनवाया, जिस पर हमें हिंदू स्थापत्य कला का प्रभाव दिखाई देता है। ये किला 70 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इस किले के अंदर अकबरी महल, जहांगीरी महल, दीवाने आम, दीवाने खास आदि इमारतें उसके द्वारा बनवाई गई। जहांगीरी महल पर हिंदू स्थापत्य शैली का स्पष्ट प्रभाव हमें दिखाई देता है। इलाहाबाद व लाहौर के किलों की रूपरेखाएं एवं इनका निर्माण भी अकबर के द्वारा करवाया गया। इनकी सुदृढ़ता एवं विशालता देख करके हमें अकबर के स्थापत्य कौशल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फतेहपुर सीकरी सूफी संत सलीम चिश्ती की याद में बसाया गया अकबर का एक रूमानी नगर था, जिसे उसने अपनी राजधानी भी बनाया। सीकरी नामक
पहाड़ी पर बना यह नगर अनेक बाग बगीचों, इमारतों और ऊंची शानदार अट्टालिकाओं के कारण मुगल काल में अपनी समृद्धि की कहानी स्वयं ही बयां कर रहा था। इसके निर्माण में 15 वर्ष लगे। हिंदू मुस्लिम कला के सम्मिश्रण प्रतीक फतेहपुर सिकरी 3 और दीवारें एवं चौथी तरफ से एक झील से घिरा हुआ है। फतेहपुर सीकरी की इमारतों में हमें दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, पंच महल, बीरबल का महल आदि प्रमुख भवन दिखाई देते हैं। फतेहपुर सीकरी की शान में वृद्धि करने वाला बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा निर्मित करवाया गया था। सामान्य रूप से माना जाता है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसे बनाया गया था, मगर पर्सी ब्राउन इसे 1602 ईस्वी में अकबर की दक्षिण विजय यानी असीरगढ़ विजय का प्रतीक मानते हैं। 176 फुट ऊंचा यह बुलंद दरवाज़ा संसार के ऊंचे दरवाज़ों में से एक है। यह ग्वालियर के किले एवं बौद्ध विहारों की शैली पर आधारित है। फतेहपुर सीकरी के जो अन्य भवन हैं उनमें जामा मस्जिद भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इस पर हिंदू स्थापत्य शैली का प्रभाव हमें दिखाई देता है। इसकी गुंबदों के ऊपर बने कलश हिंदू शैली के प्रतीक है। फतेहपुर सीकरी में ही शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थापत्य कला का श्रेष्ठ नमूना कहा जा सकता है। इसकी शैली, आकार, नक्काशी इत्यादि इस मकबरे को मुगल इमारतों में श्रेष्ठ बनाती है। इस मकबरे के बारे में फर्ग्यूसन का कहना है कि फतेहपुर सीकरी उस महान व्यक्ति के जिसने इसे बनाया था के मस्तिष्क की प्रतिछाया है। फतेहपुर सीकरी के अन्य भवनों में इबादत खाना, जहाँ से अकबर के दीन इलाही का जन्म हुआ, भी महत्वपूर्ण है। यहाँ का मीना बाज़ार, दफ्तर खाना, हकीम का महल, जोहरी बाज़ार, नौबत खाना, टोडरमल के महल इत्यादि भी अकबर के स्थापत्य प्रेम की कहानी स्वयं ही बयां कर रहे हैं। इस स्लाइड में मैंने आगरा के लाल किले का फ़ोटो इंसर्ट किया है। लाल किले 2 हैं, एक आगरा का लाल किला और एक दिल्ली का लाल किला। हमें जीके के हिसाब से भी ये ध्यान में रखना है कि आगरा का लाल किला अकबर द्वारा बनवाया गया था, जबकि दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया। काफ़ी विशाल और अपनी मजबूती एवं सुदृढ़ता के लिए ये किला प्रसिद्ध है और आज भी शान से खड़ा आगरा की समृद्धि में यह आगरा की प्रसिद्धि में 4 चांद लगा रहा है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इस स्लाइड में मैंने हुमायूं के मकबरे का फ़ोटो इंसर्ट किया है, जो वर्तमान में भी शान से खड़ा है। चारों ओर बगीचों से घिरी हुई यह इमारत दिल्ली में आज भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लगभग 450 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये मुग़ल स्थापत्य कला की सुदृढ़ता और विशालता की कहानी ये मकबरा कह रहा है। इस प्रकार मुग़ल स्थापत्य कला के इस प्रथम वीडियो में हमने बाबर, हुमायूं और विशेष रूप से
अकबर द्वारा बनवाई हुई इमारतों, उनकी मुख्य मुख्य विशेषताओं इत्यादि के बारे में अध्ययन किया था। अगले वीडियो में हम जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब के काल में निर्मित स्थापत्य स्मारकों का अध्ययन करेंगे। जय हिंद।